चलिए फिर से, बर्थोलिन ग्लैंड, एक लाइन लिखना है, बर्थोलिन ग्रंथि मादा के योनि छिद्र के दोनों ओर एकक ग्रंथि पाई जाती है, एकक ग्रंथि पाई जाती है जिसे मानव के मादा के योनि छिद्र के दोनों ओर एकक ग्रंथि पाई जाती है जिसे बर्थोलिन ग्रंथि कहा जाता है, जिसे बर्थोलिन ग्रंथि कहा जाता है। चलिए और देखिए ये बर्थोलिन ग्लैंड का काम क्या है। तो इससे जो द्रव्य का स्रावन होता है, जो सिक्रीशन होता है, वो कॉपुलेशन के समय, मैथुन क्रिया के समय योनि मार्ग को चिकना बनाने का कार्य करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका स्राव देखिए ऐसे लिखेंगे, इसका स्राव मैथुन क्रिया के समय मैथुन क्रिया के समय योनि मार्ग को चिकना बनाता है, चिकना बनाता है। चलिए इसी के साथ हमारा बर्थोलिन ग्रंथि खत्म। नेक्स्ट हेडिंग है जिसको हम लोग कहते हैं अस्तन ग्रंथि। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे अस्तन ग्रंथि, हेडिंग बनाएंगे अस्तन ग्रंथि। अब हम लोग पढ़ेंगे मैमेरी ग्लैंड के बारे में। अस्तन ग्रंथि, देखिए आपको बताया था कि हमारे शरीर को कई क्षेत्र में बांटा जा सकता है, कई भाग, जैसे इसको हम लोग सेफलिक रीजन कहते हैं, इसको हम लोग थोरेसिक रीजन या बछिए भाग कहते हैं, बछिए क्षेत्र कहते हैं, ये वाला एब्डोमिनल रीजन है, उदरीय भाग है, इसको हम लोग पेल्विक रीजन कहते हैं। ये जो स्तन है जिसका फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये स्तन नर में भी पाया जाता है, मादा में भी पाया जाता है, लेकिन नर में ये अल्प विकसित होता है, पूर्ण विकास नहीं होता, जबकि मादा में यौवनावस्था में ये पूर्ण विकसित हो जाता है। यह एक उभार का नाम लेता है, उभार लेता है, जिसको हम लोग स्तन ग्रंथि कहते हैं। स्तन ग्रंथि की संख्या कितनी है? 2। पाया कहां जाता है? तो बछिए क्षेत्र में। इस बछिए क्षेत्र में ये मसल्स है जिसको पेक्टोरल मसल्स कहते हैं। ये बीच बीच में जो मैंने बनाया है वो है पसलियों के बारे में ये दिया हुआ है कि ये पसलियां हैं, और ये देखिए पेक्टोरल मसल्स है। इसी पे जो उभार है इसी को हम लोग स्तन ग्रंथि कह रहे हैं। स्तन ग्रंथि को अगर मार्फोलॉजिकली देखा जाए, बाहर से देखा जाए, तो इसका जो ये उभार है इसके सबसे आगे वाले भाग में एक पॉइंटेड एरिया होता है जिसको हम लोग चुचुक या निपल कहते हैं, और इसके चारों तरफ, इसके आसपास में एक गुलाबी रंग का या भूरे रंग का घेरा होता है जिसको हम लोग आस्तन परिवेश, क्या नाम है? आस्तन परिवेश, या इंग्लिश ज्यादा प्रचलित है, इसको हम लोग एरियोला कहते हैं। क्या नाम है? एरियोला या आस्तन परिवेश कहते हैं इस क्षेत्र को। अब अगर आस्तन की आंतरिक संरचना के बारे में देखें
तो यहां पर 3 तरह का उत्तक पाया जाता है। पहला जो उत्तक है, जो पहला उत्तक है उसको हम लोग कहते हैं ग्रंथिल उत्तक। ग्रंथिल उत्तक इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। जो दूसरा उत्तक है उसको हम लोग कहते हैं रेशेदार उत्तक, या इसी को कहते हैं फाइब्रस टिश्यू। और जो तीसरा उत्तक है उसको हम लोग कहते हैं बसीय उत्तक, एडिपोस टिश्यू। ये 3 प्रकार का उत्तक से हमारा मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथि बना हुआ होता है। ये जो ग्रंथिल उत्तक है यही इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे ग्रंथियों का निर्माण होता है। ये बसीय उत्तक और रेशेदार उत्तक ये स्तन के साइज को निर्धारित करता है। इसकी मात्रा उसके साइज को बड़ा या छोटा करेगा। इसमें ग्रंथिल उत्तक का कहीं योगदान नहीं है। अगर इसकी हम संरचना को देखेंगे तो ये जो स्तन है ये कई लॉब में बटा हुआ होता है। एक स्तन में 15 से 20 लॉब पाए जाते हैं, छोटे छोटे। उस लॉब को हम लोग स्तनपाली या मेमोरी लॉब कहते हैं। देखिए ग्रंथिल उत्तक का कई लॉब है, इस लॉब को हम लोग स्तनपाली या मेमोरी लॉब कहते हैं। यह लॉब भी छोटे छोटे पालिकाओं में, छोटे छोटे कक्ष में बटा होता है। इसको हम लोग कहते हैं कूपिका या कहते हैं एल्वुलाई। तो कहा प्रत्येक स्तन में 15 से 20 स्तनपालियां पाई जाती हैं। अब प्रत्येक स्तनपालियों में भी छोटे छोटे कक्ष होते हैं, छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, छोटे छोटे पालिकाएं होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं कूपिका। अब कूपिका ही वो जगह है जहां पर दूध का निर्माण होता है, दुग्ध का निर्माण होता है। और दुग्ध के निर्माण के लिए हार्मोन की आवश्यकता है, जैसे ऑक्सीटोसिन बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा करता है दुग्ध के निर्माण में। प्रोजेस्टेरोन ये सब जो है दुग्ध के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो देखना यहाँ देखिए कूपिका में बना, कूपिका से जो डक्ट निकलता है उसको हम लोग कहते हैं मेमोरी ट्यूबुल। क्या नाम है? मेमोरी ट्यूबुल। तो देखिए 1 2 3 4 कूपिकाओं से जो दुग्ध बना वो मेमोरी ट्यूबुल्स के जरिए कहां चला आता है? मेमोरी डक्ट में। यहां आ गया। अब मेमोरी डक्ट एक फूली हुई संरचना से जुड़ी होती है जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टिफेरस साइनोसिस। यही वो जगह है, दूध बनता तो इधर है कूपिका में, लेकिन जमा कहां होता है? लैक्टिफेरस साइनोसिस में। वहां उसका भंडारण होता है, यहीं पे वो जमा होता है। और जब आवश्यकता होती है या कोई शिशु मां का स्तनपान करता है तो यही लैक्टिफेरस साइनोसिस से ये दुग्ध वाहिनी जिसको हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं वहां से निपुल होते हुए उस बच्चे को मिलता है। तो एक बार नीट में ये क्वेश्चन आया है, नीट का क्वेश्चन है कि कहां से दुग्ध बनता है और कैसे कैसे पैसेज है उसका। तो कहां बना? कूपिका में, एल्वुलाई में, फिर कहां गया? मेमोरी ट्यूबुल्स में, फिर कहां गया? मेमोरी डक्ट में, फिर कहां गया? लैक्टिफेरस साइनोसिस में जमा रहा अस्थायी रूप से, और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट में, और फिर निपल होते हुए वो बाहर चला जाता है। तो यही संरचना है। ये 3 तरह की टिश्यूज हैं जो उसका निर्माण करते हैं, और ये दोनों साइज को निर्धारित करते हैं। और जो मां का दूध होता है वो बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें काफी पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, वैसे वैसे पोषक पदार्थ जिसका जीवन के अन्य दिन में या अन्य भोजन करने से मिलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होता है। जैसे उसमें कई एंटीबॉडीज होते हैं, विशेषकर एक एंटीबॉडी है जिसका नाम है IgA। कौन एंटीबॉडी? IgA। ये मां के दूध में
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ये आपको इम्यूनिटी प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता को ये बढ़ा देता है। तो क्या नाम है? IgA। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मां के दूध में उपलब्ध होता है। ठीक है। और कोई जो महिला लैक्टेशन कराती है, स्तनपान कराती है, सामान्यतः पर डे 1 से 2 लीटर दूध का उत्पादन या दूध का स्रावन करती है। एक कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो, समान आंकड़ा कि 1 से 2 लीटर पर डे। जैसे ही स्तनपान बच्चे के जन्म के बाद प्रारंभ होता है, तो प्रारंभिक दिन में जो स्तन ग्रंथि से दुग्ध निकलता है वो हल्के पीले रंग का होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। उसको हम लोग कहते हैं, एक विशेष टर्म है, याद रखना है, उसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या नाम है? कोलेस्ट्रम। ठीक है, उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। तो बस इतना ही मैमेरी ग्लैंड से रिलेटेड संरचना के बारे में आपको पढ़ना है। अगर इतना आप पढ़ लेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक पैसेज पढ़ लेना है। ठीक, तो मैं आपको अब लिखाना शुरू करता हूं। ठीक है, चलिए हटा दें, नहीं, चलिए तो हम लोग लिखते हैं स्तन ग्रंथि। लिखेंगे पहला लाइन, मानव में नर एवं मादा, मानव में नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां या स्तन ग्रंथि उपस्थित होता है, लेकिन नर में यह पूर्ण विकसित नहीं होता, जबकि मादा में ये पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्ण विकसित होता है। भाग में, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, यह बछिए भाग में पेक्टोरल मांसपेशी, देखिए यहां लिखा हुआ है पेक्टोरल मांसपेशी, यहां लिखा हुआ पेक्टोरल मांसपेशी के ऊपर स्थित होता है और इसकी संख्या स्थित होता है और इसकी संख्या 2 होती है और इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्तन के अगला भाग, बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, नहीं चलेगा। स्तन का अगला भाग नुकीला होता है। स्तन का अगला भाग नुकीला होता है, जिसे, देखिए यहां लिखा हुआ है, जिसे
चुचुक या निपल कहा जाता है। अगला भाग नुकीला होता है जिसे निपल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चुचुक के चारों ओर गुलाबी रंग का या गहरे भूरे रंग का एक क्षेत्र होता है जिसे, देखिए यहां लिखा हुआ है आस्तन परिवेश, जिसे आस्तन परिवेश, यहां लिखा हुआ है देखिएगा, आस्तन परिवेश या एरियोला, AREOLA, आस्तन परिवेश या एरियोला कहा जाता है। AREOLA, एरियोला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अभी कहा था कि स्तन में 3 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक का नाम है ग्रंथिल उत्तक, दूसरा रेशेदार उत्तक और तीसरा बसीय उत्तक। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्तन ग्रंथि में निम्नलिखित 3 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। आप तीनों का नाम लिख लेना है, देखिए यहां लिखा हुआ है। पहला है, तीनों का नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला है ग्रंथिल उत्तक, पहला है ग्रंथिल उत्तक, पहला ग्रंथिल उत्तक, इंग्लिश है GLANDULAR, ग्रंथिल उत्तक। ठीक है। दूसरा रेशेदार उत्तक, इंग्लिश देखिएगा लिखा हुआ है फाइब्रस टिश्यू, FIBROUS, फाइब्रस टिश्यू। ठीक है। तीसरा बसीय उत्तक, एडिपोस टिश्यू, ADIPOSE, एडिपोस टिश्यू, बसीय उत्तक। ठीक है। तो ये 3 टिश्यू हैं। अब कहा, इसकी आंतरिक संरचना पे बात की थी, तो कहा कि प्रत्येक स्तनपाली में, प्रत्येक स्तन में 15 से 20 छोटे छोटे पालियां होती है, छोटी छोटी पालियां होती है, जिसको हम लोग स्तनपाली कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक स्तन में, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक स्तन में 15 से 20, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक स्तन में 15 से 20 पालियां उपस्थित होती हैं, पालियां उपस्थित होती हैं,
जिसे, देखिए यहां लिखा हुआ है स्तनपाली या मैमेरी लॉब कहते हैं। स्तनपाली या मैमेरी लॉब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिर याद कीजिए, तो अभी कहा था कि ये जो स्तनपाली है ये भी छोटे छोटे कक्ष में छोटे छोटे पालिकाओं में बटी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, कूपिका। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक स्तनपाली भी, प्रत्येक स्तनपाली भी छोटे छोटे पालिकाओं या कक्षों में बटी होती हैं, जिसे जिसे कूपिका, इंग्लिश में इसी को कूपिका का प्लुरल शब्द है, ऐसे एल्व्यूलस बोलते हैं, ऐसे एल्वुलाई कहते हैं, जिसे कूपिकाएं या एल्व्यूलाई, देखिए यहां लिखा हुआ है ALVEOLI, कूपिकाएं कहा जाता है। और फिर देखिए, जो अभी मैंने बोला था कि कूपिका ही वो जगह है जहां पर दुग्ध का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कूपिकाओं में ही दुग्ध का निर्माण होता है, दुग्ध का निर्माण होता है, और वहां से ये दुग्ध वाहिनी होते हुए चुचुक द्वारा बाहर निकल जाती है। निकल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः हाँ एक पॉइंट, सामान्यतः एक स्तनपान कराने वाली महिला, सामान्यतः एक स्तनपान कराने वाली महिला प्रतिदिन 1 से 2 लीटर 1 से 2 लीटर दुग्ध का स्रावन करती है, दुग्ध का स्रावन करती है। चलिए नेक्स्ट, अभी कहा था कि मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है। कारण क्या है? उसमें पोषक पदार्थ की प्रचुरता, अब विशेषकर ऐसे एंटीबॉडीज उपलब्ध होते हैं जो जीवन के अन्य दिनों में मिलना काफी दुर्लभ होता है। और उस एंटीबॉडी का क्या नाम था? IgA। तो लिखेंगे मां का दूध
मां का दूध शिशु का सर्वोत्तम आहार होता है। शिशु का सर्वोत्तम आहार होता है। आहार होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व और विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज, और देखिएगा इधर, विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा IgA, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और सब रहता है लेकिन इसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है। IgA, ये स्टार मार्क लगाया है कि आप इसको ध्यान से याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आया है कि मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडीज रहेगा, तो IgA। कौन सा? IgA। एंटीबॉडी 5 प्रकार का होता है। एक का नाम है IgA, दूसरा IgD, तीसरा IgE, चौथा IgG, अब 5वां IgM। सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी रहता है वो IgG रहता है, ठीक। और तो यहां पर कौन उपलब्ध है? IgA। लिखा, क्या सेंटेंस पूरा हुआ? विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज, ब्रैकेट में लिख लेना है IgA, उपस्थित होते। हाँ, पूरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन ए बोलते हैं इसको। IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। यह एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक। हम लोग एंटीबॉडी जहां पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग में, वहां पर विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, ठीक। अभी बस इतना जानना है कि मां के दूध में कौन ज्यादा उपलब्ध है? IgA, ठीक है। लास्ट पॉइंट, स्टार मार्क लगा के लिखेंगे। लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का पाए जाते हैं, बोले ना। लास्ट स्टार मार्क लगा के लिखेंगे, बच्चे के जन्म के बाद प्रारंभिक दिनों में, बच्चे के जन्म के बाद प्रारंभिक दिनों में स्तन से निकलने वाला दुग्ध हल्का पीले रंग का, हल्के पीले रंग का एवं गाढ़ा होता है, जिसे, देखिए एक शब्द लिख रहा हूं, जिसे याद रखना, ये शब्द कई बार आया है, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। चलिए, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म, और ये वाला फिगर बनाना है, ये बाकी मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब हो गया। बोले तो ठीक है, ये टॉपिक समाप्त हुआ। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नई संकल्पना के विकास के लिए। धन्यवाद।